प्रतिशोध एक जहर है। प्रतिशोध से मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती है, विवेक चला जाता है, जीवन की सारी शांति और आनंद नष्ट हो जाता है। इस तरह के दोषपूर्ण विचार मानव की प्रगति को रोक देते हैं। इसलिए खुद को बेहतर बनाइए और जीवन का सही आनंद लीजिए। सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य गतिविधियों के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश में धर्मांतरण पर जताई चिंता। सुनियोजित और वित्तीय रूप से समर्थित धर्मांतरण को लेकर सतर्क रहने और इसे रोकने के लिए एकजुट होने की अपील। तिरुवनंतपुरम में आयोजित चौथे पी परमेश्वरन स्मारक व्याख्यान में की शिरकत। भारत में भाषा को लेकर टकराव नहीं, बल्कि एकता और सम्मान की होनी चाहिए भावना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भाषाई टकराव के रुख का किया विरोध। कहा, हर भारतीय भाषा को प्रोत्साहित किया जाना जरूरी। आईआईटी हैदराबाद के छात्रों और संकाय से किया संवाद। कॉर्पोरेट्स में रिसर्च में निवेश करने का भी किया आह्वान। वन्य जीव दिवस पर प्रोजेक्ट लायन लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई शेरों के बीच आज गुजरात के सासनगिर में मनाएंगे विश्व वन्य जीव दिवस। एशियाई शेरों का संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रोजेक्ट लायन का करेंगे लॉन्च। अत्याधुनिक पशु चिकित्सालय का होगा शुभारंभ। दो 2047 तक नशा मुक्त होगा भारत। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार नशा मुक्त भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध। तस्करों को दंडित करने में नहीं छोड़ेंगे कसर। सख्त जांच प्रक्रिया और प्रभावी रणनीति के चलते 12 मामलों में 29 नशा तस्करों को मिली सजा। और भारत का विजय रथ जारी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 12वें मैच में रविवार को न्यूजीलैंड को 44 रनों से हराया। ग्रुप ए में टॉप पोजीशन बरकरार। 4 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा सेमीफाइनल। दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें होंगे आमने सामने। आज विश्व वन्यजीव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सासनगिर का दौरा करेंगे, जहां वो एशियाई शेरों के लिए एक अत्याधुनिक पशु चिकित्सालय का शुभारंभ करेंगे, जो राष्ट्रीय वन्यजीव रोग निदान केंद्र के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एशियाई शेरों के बीच गुजरात के सासनगिर में विश्व वन्य जीव दिवस मनाने जा रहे हैं। दरअसल गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सासन को विश्व के बड़े पर्यटन स्थलों के रूप में जगह दिलाई थी। आज प्रधानमंत्री वन्यजीव संरक्षण नीतियों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे, जो उनकी वन्यजीव संरक्षण और जमीनी रणनीतियों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने वन्यजीव संरक्षण को प्राथमिकता दी है, जिससे क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आए हैं। विश्व वन्यजीव दिवस 2025 की थीम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। इस थीम के माध्यम से विश्व वन्यजीव दिवस वैश्विक संरक्षण प्रयासों में सस्टेनेबल फंड की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात के श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की और इस दौरान प्रधानमंत्री ने हर देशवासी के स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। साथ ही मंदिर परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के सामने माथा टेका। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने एकता के महाकुंभ की सफलता को श्री सोमनाथ भगवान के चरणों में समर्पित किया है। भयमो तदेव भयो दिव्यन्तरिक्षे भयोदा भयस्वदे
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि विकसित भारत अब एक सपना नहीं है बल्कि ये हमारा उद्देश्य है और देश के युवा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारतीय विचार केंद्रम द्वारा तिरुवनंतपुरम में आयोजित चौथे पी परमेश्वरन स्मारक व्याख्यान में संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश में आज जो भी हो रहा है उससे विश्व में हमारा गौरव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में एकमात्र ऐसा लोकतंत्र है जो ग्राम स्तर पर भी संगठित है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत वर्तमान में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द ये 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। Now in the country we have, from electoral point of view, areas where elections do not make much sense. We have fortresses in the country that have emerged in the last few years, where outcome of the election is always foreclosed by demographic dislocations. Addressing these challenges, which are very daunting, policy interventions alone are not sufficient. We have to appreciate and recognize these challenges as existential to our nationalism and also to our democracy. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उस सुनियोजित और वित्तीय रूप से समर्थित दुस्साहस पर चिंता जताई है जिसका मकसद दबदबा सुनिश्चित करने के लिए देश में धर्मांतरण करना है। उन्होंने सभी से इसे विफल करने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। The challenge is coming in varied ways. One is through allurements, temptations, reaching out to the needy and vulnerable, providing succor, and then in a subtle way suggesting change of religion, which is labeled as conversions. The country allows everyone to have a religion of his or her choice. This is our fundamental right. This is handed us from our civilizational wealth. But if this is tempered with, it is tweaked, ऐसा बर्दाश्त नहीं हो सकता। लालच, लोभ आधार नहीं हो सकता। कोई पीड़ा में है, दिक्कत में है, जरूरतमंद है, उसको हैंड होल्ड करते समय धर्म परिवर्तन की तरफ मत खींचो। ये बर्दाश्त लायक नहीं है। मैं कितनी कोशिश करूं, I will not be able to express the gravity of the concern, enormity of the challenge that we are faced on account of these statized, orchestrated, financially fueled misadventures to effect conversions. संवाद और विचार विमर्श के महत्व को रेखांकित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैं आपको अपनी चिंता, अपना दर्द साझा करना चाहता हूं। संसद को लोगों के लिए आदर्श बनना चाहिए। ये एक ऐसा मंच होना चाहिए जो लोगों की आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल सके। इसे संवाद, बहस, चर्चा और विचार विमर्श का अभेद किला होना चाहिए। I must share with you my anguish, my pain. The largest democracy's parliament must be role model for people. It is a platform to transform aspirations of the people into reality. It has to be impregnable citadel of dialogue, debate, discussion and deliberation. And these facets were exemplified by the Constituent Assembly that worked for about 3 years in 18 sessions. And what we see today, dialogue, deliberation and others have yielded to disturbance and disruption. Can there be sacrilege of more intense enormity when temples of democracy are ravaged by disruption and disturbance? Our democracy has to survive, and
the first test is parliamentary functioning. We face situations where national interest is elevated. Anti-national narratives take wings. We are living in very dangerous times. Political intolerance and reckless stance promoting partisan and personal interests at the cost of nationalism need to be moderated. There is need for social counseling. Young minds and senior citizens must converge to generate an ecosystem by becoming influencers of our mindset. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत अनेक समृद्ध भाषाओं की भूमि है। संस्कृत, बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और कई अन्य भाषाएं, यहां तक कि संसद में भी 22 भाषाओं में एक साथ अनुवाद की व्यवस्था है। IIT हैदराबाद के छात्रों और संकाय से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सभ्यता की मूल भावना समावेशिता की बात करती है। क्या भारत की भूमि पर भाषा को लेकर टकराव की स्थिति होनी चाहिए? जब हाल ही में कई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया तो ये हम सभी के लिए गर्व का क्षण था। हमें हर भाषा को संजोना होगा। हमारी भाषाएं वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान रखती हैं। India is a land of rich languages. Sanskrit, Bangla, Hindi, Tamil, Telugu, Kannada, several languages. Even in parliament, simultaneous translation takes place in 22 languages. Our civilizational ethos tells us inclusivity. Should there be confrontational stance on language in land of Bharat? What a moment of pride for everyone when languages were put in the classical languages status recently. We have to nurture every language. Our languages have global outreach. They are gold mine of literature and the literary pieces of knowledge and wisdom. Vedas, Purans, our epics, Ramayana, Mahabharata, Gita. वही कॉर्पोरेट्स को अनुसंधान और नवाचार में निवेश करने का आह्वान करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सबसे पहले हमारे कॉर्पोरेट्स, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा बल्कि उनका मूल्यांकन कर रहा हूं। उन्हें अनुसंधान में निवेश करना चाहिए, उन्हें विकास और नवाचार के लिए निवेश करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें वैश्विक दिग्गजों से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए क्योंकि ये निवेश केवल किसी छात्र या संस्थान के लिए नहीं बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए है। First, our corporates. I am not critical of them, I am critique. They must invest in research. They must invest in research for development and innovation. They must compete with global giants because this investment is not for the beneficiary student, boy or girl of your institute or other institutes. It is for benefit of our present, our future. And trust me, we have had a big change in our strategic system globally. Conventional war system has collapsed. It is diplomacy that defines. Innovation and research give us great cutting edge in soft diplomacy. We become a great power. Therefore, I appeal from this podium. Corporates, examine what your peers are doing in the West. Please come closer to them. First, our corporates. I am not critical of them, I am critique. They must invest in research. They must invest in research for development and innovation. They must compete with global giants because this investment is not for the beneficiary student, boy or girl of your institute or other institutes. It is for benefit of our present, our future. And trust me, we have had a big change in our strategic system globally. Conventional war system has collapsed. It is diplomacy that defines. Innovation and research give us great cutting edge in soft diplomacy. We become a great power. Therefore, I appeal from this podium. Corporates, examine what your peers are doing in the West. Please come closer to them. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार
देश से नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि 12 अलग अलग मामलों में 29 नशा तस्करों को सजा दी गई है। ये कार्रवाई सरकार की सख्त जांच प्रक्रिया और प्रभावी रणनीति का नतीजा है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार उन ड्रग तस्करों को दंडित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है जो पैसे के लालच में हमारे युवाओं को नशे की अंधेरी खाई में धकेल रहे हैं। हमारे ठोस जांच रणनीति के परिणाम स्वरूप देश भर में 12 अलग अलग मामलों में 29 ड्रग तस्करों को अदालत ने दोषी ठहराया है। हम ड्रग मुक्त भारत के निर्माण के लिए निर्मम और सावधानी पूर्वक जांच के साथ ड्रग्स के खतरे का मुकाबला करना जारी रखने की प्रतिज्ञा करते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में डेयरी क्षेत्र पर कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यशाला में सहकारिता मंत्रालय और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय की नीतियों और पहलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हुए टिकाऊ डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देना है। कार्यशाला के दौरान कई राज्यों में बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसमें टिकाऊ खाद्य प्रबंधन मॉडल पर तकनीकी सत्र भी आयोजित होंगे जो डेयरी अपशिष्ट को बायोगैस और जैविक उर्वरकों में परिवर्तित करते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाताओं के मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी ईपीआईसी नंबर समान हो सकते हैं, लेकिन इनमें जनसांख्यिकी विवरण, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र जैसे विवरण अलग अलग होते हैं। 2 अलग अलग राज्यों में मतदाताओं को एक जैसे ही मतदाता पहचान पत्र संख्या जारी होने की खबरों के बीच चुनाव आयोग ने रविवार को यह साफ किया कि एक जैसी संख्या होने का मतलब ये नहीं कि मतदाता फर्जी हों। चुनाव आयोग ने कहा कि ईपीआईसी नंबर चाहे जो भी हो, कोई भी मतदाता अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकता है, जहां उसका मतदाता सूची में नाम दर्ज है और कहीं भी नहीं। आयोग ने कहा कि ईपीआईसी नंबर चाहे जो भी हो, लेकिन कोई भी मतदाता सिर्फ अपने राज्य में जहां वो बतौर मतदाता पंजीकृत है वहीं अपनी विधानसभा में अधिकृत पोलिंग स्टेशन पर ही मतदान कर सकता है। और अब आपको कुछ खास दिखाते हैं। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, सांस्कृतिक विरासत और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का संगम। आप भी देखिए विकास और विरासत का यह अनोखा संगम। भारतीय रेल अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कर रही है, जिससे यात्री सुविधाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसी योजना के तहत गुजरात के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का भी पुनर्विकास तीव्र गति से किया जा रहा है। पुनर्विकसित स्टेशन का वास्तुशिल्प डिजाइन मोढेरा सूर्य मंदिर से प्रेरित होगा, जो इसकी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेगा। स्टेशन के कालूपुर साइट पर एक आइकॉनिक टावर बनाया जाएगा, जो अहमदाबाद की एक नई पहचान बनेगा। स्टेशन परिसर में 15 एकड़ का कॉन्कोर्स प्लाजा और 7 एकड़ का मेजनाइन प्लाजा विकसित किया जाएगा, जहां यात्रियों के लिए प्रतीक्षा कक्ष, शौचालय, पेयजल सुविधा, फूड कोर्ट, रिटेल शॉप और बेबी फीडिंग रूम जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। स्टेशन को बुलेट ट्रेन टर्मिनल, मेट्रो और बस रैपिड ट्रांसपोर्ट से जोड़ा जाएगा, जिससे शहर के दोनों हिस्सों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा स्टेशन में यात्रियों की सुविधा के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग, लिफ्ट, एस्केलेटर और फुटओवर ब्रिज बनाए जाएंगे, जिससे ये दिव्यांगों के अनुकूल होगा। ग्रीन बिल्डिंग तकनीक का उपयोग कर ऊर्जा और जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग होगा। स्टेशन पुनर्विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे अभी तक कॉन्कोर्स, रेल और प्लेटफॉर्म स्तर की स्लैब कास्टिंग का काम पूरा हो चुका है। स्टेशन प्रवेश भवन के प्रथम तल का कास्टिंग कार्य प्रगति पर है।
इस पुनर्विकास से न केवल यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि ये स्टेशन अहमदाबाद की संस्कृति, विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम बनेगा। साथ ही इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे शहर का समग्र विकास होगा। और बात क्रिकेट की दुनिया की। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 12वें मैच में भारत ने अजेय अभियान जारी रखते हुए रविवार को न्यूजीलैंड को 44 रनों से हराया। पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी भारत की टीम की ये लगातार तीसरी जीत थी। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारतीय टीम 50 ओवर में 8 विकेट पर 249 रन ही बना सकी। श्रेयस अय्यर ने 79 रन बनाए। न्यूजीलैंड से मैट हेनरी ने 5 विकेट लिए। 250 रन का टारगेट चेज कर रही न्यूजीलैंड की टीम 47.3 ओवर में 205 रन पर ऑल आउट हो गई। वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट झटके। कुलदीप यादव को 2 विकेट मिले। केन विलियमसन ने सबसे ज्यादा 81 रन बनाए। इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप ई में टॉप पोजीशन के साथ फिनिश किया है, यानी भारत का सेमीफाइनल मुकाबला 4 मार्च को इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें भिड़ेंगी। और इसी के साथ फिलहाल सुप्रभात में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की राजकीय यात्रा की झलकियों के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। मेडिकल के क्षेत्रों में भी टेक्नोलॉजी अहम भूमिका निभा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे तकनीकी चिकित्सा प्रक्रिया को अधिक सरल और सटीक बना रहे हैं। हमारे डॉक्टर, शोधकर्ता, चिकित्सक और शिक्षक होने के साथ साथ एक परामर्शदाता भी होते हैं। ये बहुत ही प्रसन्नता की विषय है कि ये विवाह समारोह जन सहयोग से संपन्न हो रही है। आज जो हमारे देश वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है, तो समाज के सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि वे बेटियों और बहनों को सबल और सक्षम बनाने में अपना योगदान दें। Those of you who are completing the studies today are fortunate to have been taught in this great institution by eminent teachers and practitioners. Design forms a bridge between tradition and modernity. It brings together time-honored knowledge, crafts, and artistic practices which are often rooted in rural and tribal communities on one hand and contemporary technologies and design principles on the other. कोई भी न्याय व्यवस्था तो भी मजबूत मानी जाएगी जो वो सही अर्थों में समावेशी हो, इंक्लूसिव हो। समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर और वंचित वर्गों के लोगों के लिए फोरेंसिक एविडेंस पर आधारित निष्पक्ष और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना आपका लक्ष्य होना चाहिए। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हृदय से बधाई देती हूँ। पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की मैं विशेष सराहना करती हूँ।